तो ये चैप्टर नंबर 1 के एंड में जो कॉस्ट का टॉपिक है, जिसको मैंने कहा था ये चैप्टर 2 में इंक्लूड होता है, क्योंकि इसकी क्वेश्चन बैंक, इसकी जो सेल्फ टेस्ट वगैरह है उसके क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना। तो फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 में इसको डिस्कस भी किया। ये कुछ हम स्टडी टेक्स के अंदर जो चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा कॉस्ट से रिलेटेड उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल। तो रेवेन्यू क्या होती है हमारी? रेवेन्यू हमारी सेल्स, रेवेन्यू क्या होती है हमारी? सेल्स होती है, ठीक है ना। रेवेन्यू क्या है हमारा? रेवेन्यू हमारी सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है वो हमारी कॉस्ट होती है, बेसिकली जितने में हमें चीज़ पड़ी होती है उसको हम बेचते हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाती है। कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। अच्छा, जो देर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। ग्रॉस प्रॉफिट is expressed as a percentage of cost of sale. This is known as markup. और gross profit is expressed as a percentage of sales. This is known as profit margin. ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स में से ये रेवेन्यू जो है वो आपकी रेवेन्यू क्या है? आपकी रेवेन्यू आपकी सेल्स है, सही है। जब सेल्स में से आप लेस कर देते हो कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट भी लिख सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको 1 लाख रुपए की आप बेच रहे हो, आपको पड़ी कितने की है? 80,000 रुपए की, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000 रुपए, सही है। इसको ग्रॉस प्रॉफिट तब तक ये ग्रॉस होता है जब में से इसमें से ओवरहेड एक्सपेंसेस ना माइनस कर दिए जाएं। इसमें से एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाते हैं तो फिर नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है ना। नाउ अब ये मार्कअप और प्रॉफिट मार्जिन को ज़रा समझ लें। जब मैंने मार्कअप के लिए लगाया तो सेल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट हुई। मार्कअप सेल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट करी, 125% मार्कअप आया, सही है ना, क्योंकि कितने में बेच रहे हो और कितने में चीज़ हमें पड़ी थी। और जब हमने ये क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस की, तो 100% आया। और प्रॉफिट जब मार्कअप निकाला इस अमाउंट का 80,000 का, तो ये 80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल 80,000 है और 80% इस वजह से आया। प्रॉफिट मार्जिन में नीचे क्या आएगा? 1 लाख रुपए, 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सही है। तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, तो मार्कअप में डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रखी, सही है। ऊपर ये अमाउंट आ रहा है 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 डिवाइडेड बाय, और प्रॉफिट मार्जिन में सेल्स प्राइस आएगी डिनोमिनेटर में, और ऊपर ये अमाउंट आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ सेल्स के हिसाब से मार्कअप कितना बना? 25%, सही है। और यहाँ कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन कितना बचा? 20%। या आप इसमें से 125 में से माइनस करेंगे जब 100%, तो कितना मार्कअप आ गया? और 100 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 80%, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ठीक है। समझ आई कॉस्ट स्ट्रक्चर? वापस से बता रहा हूँ, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स रेवेन्यू क्या होती है? सेल्स होती है हमारी, और कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट होती है। कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। दो तरीके होते हैं इसके, दो तरीके, एक मार्कअप के थ्रू, एक प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट को इज एक्सप्रेस परसेंटेज में हम शो करा सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। अगर कॉस्ट ऑफ सेल के थ्रू परसेंटेज में शो कराएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको मार्कअप कहते हैं। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट को एक्सप्रेस कराएंगे एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ सेल्स में, तो उसको प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। नाउ इधर हमारे पास रेवेन्यू हमारी जो भी होती है, रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सही है। इसको प्रॉफिट को ग्रॉस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें से अभी एक्सपेंस माइनस नहीं हुए वे, सही है।
तो रेवेन्यू प्राइस जो थी ये सेल्स प्राइस है और ये कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट है। मार्कअप निकालने के लिए जब मार्कअप करेंगे तो इस प्राइस के डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। 1 लाख के नीचे भी कॉस्ट ऑफ सेल रखी, 80,000 के नीचे भी डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ सेल रखी। सही है, तो ये 125% आया, ये 100% आया। 125 में से 100 को लेस करा, कितना बचा मार्कअप, 25% प्रॉफिट को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस प्राइस को जब प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लाख रखेंगे, ठीक है। तो इधर 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये क्या आ गया 100%, ये आ गया 80%। जब आपने 100 में से 80 माइनस किया तो प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया 20%। क्लियर है ये चीज, क्लियर है? आगे चल रहे हैं। इसके बाद आपका ये आ जाता है कॉस्ट। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कॉस्ट बिहेवियर कंट्रीब्यूशन। What is cost behavior? Cost behavior refers to the way in which costs change as the volume of activity changes. As a general rule, the total cost should be expected to increase as the volume of activity rises. ठीक है ना? An understanding of cost behavior is necessary in order to forecast or plan what costs ought to be and compare actual costs that were incurred with what the cost should have been. कितनी कॉस्ट लगी और कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इज द डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो मोस्ट क्लासिफिकेशन जो है कॉस्ट की, वो कॉस्ट एस्टिमेट जो दी जाती है डिवाइड करके होती है कि कॉस्ट को आप दो चीज़ों में डिवाइड कर दो, कॉस्ट फंक्शन बना दो, कॉस्ट फंक्शन, या कॉस्ट को दो चीज़ों में कर दो, वेरिएबल कॉस्ट multiply by number of units plus fixed cost। सही है भाई, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट इंक्रीज यूजुअली बाय द सेम अमाउंट। जैसे अगर 1 यूनिट बना रहे हैं हम और 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज आ रही है, तो 2 यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 20 हो जाएगी। 3 यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 30 हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट दैट इंक्रीजेज यूजुअली बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट, हर एडिशनल यूनिट पे ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज मेड और ईच एडिशनल यूनिट ऑफ सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, द वेरिएबल कॉस्ट of a cost unit is also called the marginal cost। वेरिएबल कॉस्ट को also called क्या कहते हैं, marginal cost। ये आपके MCQs के लिए important लाइन है। The variable cost per unit is often the same amount for each additional unit of output और यूनिट जो जैसे 10 रुपए का 1 यूनिट था तो 1 एडिशनल यूनिट किया, 2 यूनिट 20 रुपए के हो गए, 3 यूनिट 30 रुपए के हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ रॉ मटेरियल आइटम माइट बी ₹5 per liter purchase regardless of purchase quantity। if so, the variable cost is ₹5 per liter। the total cost of buying 100,000 liter would be ₹5,000। एक लीटर कितने का है, 5 पर लीटर है और 1000 लीटर लिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 5000। एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग 2000 लीटर वुड बी 10,000। द रेट ऑफ पे फॉर पर आवर पेड माइट बी ₹15 per hour। if so, 400 hours of labor would cost ₹6,000 and 500 hours would cost ₹75,000। The time needed to produce an item of product is 4 minutes and labor is paid ₹15 per hour। If so, direct labor is a variable cost and the direct labor cost per unit produced is ₹1। ये इसको बनाया हुआ है ₹15 पर आ रहा है। सही है, और मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट में एक प्रोडक्ट
द टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आइटम ऑफ प्रोडक्ट, 1 मिनट में एक आइटम बन जाता है और टोटल 1 मिनट 1 घंटे में ₹15 के हिसाब से है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4/60 सही है। जब आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 4/60 करा तो आपका ₹1 निकल के आ गया कि आपकी एक आइटम की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹1। द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल्स माइट बी 0.10 पर यूनिट, इफ सो द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल लास्टिंग 6000 यूनिट। तो आपकी कितनी हो जाएगी, 0.10 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ पे 0.10 मल्टीप्लाई बाय 6000 सही है। ये तो वेरिएबल कॉस्ट आपको 0.10 मल्टीप्लाई बाय 6000 आपने करा दिया, ये कितनी आ गई 600 सही है। ये तो आप वेरिएबल कॉस्ट बनाना सिखा रहा है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट को देख रहे हैं भाई। फिक्स कॉस्ट आर आइटम ऑफ कॉस्ट दैट रिमेन्स द सेम इन टोटल ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। पूरे टाइम पीरियड सेम रहती है, नो मैटर हाउ मैनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने यूनिट बनाए जाएं, एंड रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम और स्केल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम और क्या कहते हैं, पीरियड कॉस्ट भी फिक्स कॉस्ट को कहते हैं, बिकॉज दे आर फिक्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टोटल फिक्स कॉस्ट देयरफॉर इंक्रीज विद टाइम। टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कब होती है, विद टाइम। एग्जांपल के तौर पे कह रहा है द रेंटल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 40,000 पर मंथ, द रेंटल कॉस्ट इज फिक्स फॉर अ गिवन पीरियड, ₹40,000 per month or ₹480,000 per year. The salary cost of a worker who is paid 11,000 per month. The fixed cost is 11,000 per month or 132,000 per year. 11,000 को ईयर पे निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहा है सही है। 40,000 को ईयर पे निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल दे रहा है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे कॉस्ट बिहेवियर के ग्राफ। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है। कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ क्या होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कर्व में होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट बढ़ रही होती है तो उस हिसाब से वो बढ़ रहा होता है, तो स्ट्रेट लाइन में होती है, लीनियर फंक्शन होता है, और एक ही यूनिट बनाएंगे तो 5 का बन जाएगा। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। मिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट क्या होती है, मिक्स कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड अ सेमी फिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट को सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मिक्स कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। इज अ कॉस्ट दैट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। अ कॉस्ट बिहेवियर ग्राफ शोन द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ मिक्स कॉस्ट इज शोन। फॉर सपोज ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, ये डिनोट कर रही है फिक्स कॉस्ट को, और जहाँ फिक्स कॉस्ट होती है वहां से वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है। ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, और इसको टोटल ये ऐसा ग्राफ बना हुआ जिसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी हो फिक्स कॉस्ट भी हो, तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स कॉस्ट का ग्राफ। एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज मिक्स कॉस्ट इज एन आइटम विद अ फिक्स मिनिमम कॉस्ट per period plus a variable cost for every unit of activity or output. Revenue, रेवेन्यू की डेफिनेशन कह रहा है, रेवेन्यू इज द अमाउंट अ बिजनेस रिसीव फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करके हासिल करते हैं। फॉर अ बिजनेस दैट अ सेल सिंगल टाइप ऑफ गुड्स, द रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। जैसे एक सेम टाइप ऑफ गुड्स है, आपकी एक खिलौनों की दुकान है और उस दुकान पे हर खिलौना 100 रुपये का है, तो आपने 10 खिलौने बेचे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 1000 यूनिट्स हो गए, 1000 रेवेन्यू आ गया। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स कॉस्ट। कॉस्ट कितने में हमें आइटम पड़ा था और कितना इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर डिफरेंट रीजन, कॉस्ट इनकर्ड होती है इन डिफरेंट रीजन्स की वजह से। फॉर अ बिजनेस दैट बाय गुड्स एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट। बिजनेस में क्या होता है, हम बाय करते हैं गुड्स और उसको बेचते हैं फॉर प्रॉफिट। हमारा पर्पस क्या होता है, टू गेन अ प्रॉफिट। द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ सेल। वो जो कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाती है। ये इधर बता रहा है, मैंने आपको पीछे ही बता दिया स्ट्रक्चर। नोट दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है।
cost of sale. The difference between the revenue and the cost of sale is called gross profit. ये वापस से कॉस्ट स्ट्रक्चर वाली बात कर रहा है. अदर एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट टू अराइव द एट नेट प्रॉफिट. आपने नेट प्रॉफिट के लिए अदर एक्सपेंसेस जो भी अदर ओवरहेड्स होते हैं उस इधर जहाँ आपने प्रोडक्शन की है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अदर एक्सपेंसेस आप चुका देते हैं उसमें से, तो फिर वो निकल के आ जाती है नेट प्रॉफिट. एग्जाम्पल है, अ बिजनेस बाइज 100 आइटम्स फॉर ₹5,000. एक बिजनेस ने 100 आइटम लिए 5,000 रुपये ईच के हिसाब से. 1,000 आइटम्स लिए 5,000 ईच के हिसाब से, सेल देम फॉर 7,000 ईच, और उसको बेचा 7,000 ईच का. तो रेवेन्यू क्या है भाई, 1000 मल्टीप्लाई बाय 7,000. 7,000 के हिसाब से बेचा तो कितना आ गया, यह आपका आ गया 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 इज इक्वल टू 7 मिलियन. ये आपका आ गया 7,000,000. ये आपका आ गया 7 मिलियन. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, 1,000 रुपए का एक आइटम था, 5,000 खरीदे थे, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस होती है रेवेन्यू में से, तो लेस वाली अमाउंट ब्रैकेट में लिखी जाती है. ये आ गया 5 मिलियन. 7 मिलियन में से जब 5 मिलियन गए तो आपके पास कितने बचा ग्रॉस प्रॉफिट, 2 मिलियन का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. सही है. इसके बाद कह रहा है द बिजनेस हैज अदर कॉस्ट ₹11,000. ये बेसिकली सारे 100 पे चल रहा है क्योंकि यहाँ ये कितना दे रहा है, 1 2 3 4 0 दे रहा है, तो ये आपका 100 यूनिट्स पे चला रहा है. 100 यूनिट्स पे चलाने का मतलब है कि ये 100 सब में 100 यूनिट्स पे चल रहा है कि 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो ये आ जाएगा 5,000. तो 11,000 भी अगर हम इधर मैं 11,000 अदर एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 11,000 के साथ ये 11,000 2 0 और आएंगे क्योंकि मैं 100 पे नहीं चला रहा. तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना बन गया, नेट प्रॉफिट मेरा बच गया. सही है. ये 100 यूनिट्स पे चला रहे हैं इसलिए इन्होंने 2 0 कम किए हुए हैं. ठीक है भाई. तो 2 0 कम करते हैं. काउंटिंग में 1000 यूनिट्स पे होता है, 100 यूनिट्स पे होता है, तो 100 यूनिट्स पे चलाया इन्होंने, 2 0 कम किए. इनका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस. ठीक है भाई. ठीक है. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल थी, इस वजह से इन्होंने इतना डिस्क्राइब नहीं किया कि 100 यूनिट्स पे हो रहा है, लेकिन देखने से पता चल गया जब 7 मिलियन आया और इन्होंने 70,000 लिखा था और 5 मिलियन आया 50,000 लिखा था, इट मीन 2 0 ये कम ले रहे हैं, तो ये 100 यूनिट्स पे कहाँ गए. यू विल लर्न अप lot more profit. This is letter paper. This is given in order to provide vocabulary and context for certain type of problem. Then टर्म आ जाती है आपके पास contribution. What is contribution? जैसे कि मैंने पहले भी कंट्रीब्यूशन को आपको डिस्कस किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन में. कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है हम अपनी रेवेन्यू में से, हम अपने रेवेन्यू में से अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है. ठीक है. हम अपने रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो रेवेन्यू आ जाता है. कंट्रीब्यूशन इज द की कॉन्सेप्ट. कंट्रीब्यूशन इज मेजर एज सेल रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट. द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ कांस्टेंट अमाउंट. The total contribution per unit multipliable number of units sold. Total contribution per unit निकालने के लिए सेल प्राइस में से माइनस कर देते वेरिएबल कॉस्ट. सही है. फॉर सपोज आपका रेवेन्यू है 9 पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है 7 पर यूनिट. सही है. तो आपने 9x माइनस 7x किया, 2x पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया. तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर इधर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, आपने 80 नंबर ऑफ यूनिट्स करें 2 8 16, तो आपका 160 आ गया. सही है. तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा. 2 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे 2 8 16. ठीक है भाई. इस तरीके से. नाउ सेल्स
आपको एक डेमोस्ट्रेशन से सेल्स में से लेस करेंगे, ये जो अकाउंटिंग में ये जो ब्रैकेट्स के दो निकाल होते हैं ये लेस को शो कर रहा होता है। वेरिएबल कॉस्ट लेस करी तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब आप देखें एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल में कह रहा है अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट, एक कंपनी है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। द प्रोडक्ट हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹80,000 पर यूनिट एंड अ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹1000 पर यूनिट। कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 88,000 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 8000 पर यूनिट है और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 1000 पर यूनिट। सही है, तो टोटल इसका 9000 पर यूनिट आ गया कि भाई वेरिएबल कॉस्ट उसको प्रोडक्ट करने में 8000 लग रहे हैं और उसको सेलिंग एक्सपेंस जो आ रहे हैं उसके ऊपर वो आ रहे हैं 1000, तो टोटल हो गया 8000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 9000 पर यूनिट। टोटल फिर फिक्स कॉस्ट दी हुई है 50 मिलियन की, 50 मिलियन की। सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज, सेलिंग प्राइस दे रहा है कितनी, 16000 पर यूनिट। द प्रॉफिट एट सेल्स वॉल्यूम, अब अच्छा प्रॉफिट पूछ रहा है कितने वॉल्यूम पे, 7000 वॉल्यूम पे, 8000 वॉल्यूम पे, 9000 वॉल्यूम पे। तो देखिए इधर कितना है आपको, सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 16 है, 16000 है। अगर 1000 यूनिट्स पे ये ऑलरेडी 3 जीरो इसने आगे लगा दिए हैं तो 1000 यूनिट्स पे खेल रहा है। मैं अगर पूरी लिखूं तो सेल कितना है, सेल प्राइस पर यूनिट 16000 है। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और उसको अलग अलग लिख के दिखा रहा है, आप एक साथ भी लिख सकते हैं 1000। तो टोटल कितने, 16 में से 9 माइनस हुए, तो आपने क्या किया, आपने सेल्स में से रेवेन्यू माइनस कर दिया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा तो क्या निकल के आया, ये कहलाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्योंकि आपने ये पर यूनिट में निकाला है, एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट 8000 और उसको बेचने में 1000, 9000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आ गई यहाँ पर यूनिट की वो 9000 आ गई और टोटल एक यूनिट कितने में बेच रहा है, 16000 रुपये में। तो वेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या निकल के आ गया भाई, 7000। क्लियर है ये। नाउ वो आपसे क्या कह रहा है, आपको किस पे प्रॉफिट करके दिखाए, 7000, 8000 और 9000 पे। सही है, जब हम 7000 की बात करते हैं तो सेल्स रेवेन्यू, अच्छा 1000 यूनिट्स पे चलेंगे भाई, 1000 यूनिट्स पे चल रहे हैं ये, सही है। तो 7000 यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो सेल रेवेन्यू 7000 यूनिट्स, तो सेल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 7000 मल्टीप्लाई बाय, आप क्या करेंगे, एक यूनिट कितने का था, 16000 रुपये का। जब आप 7 को 16 से मल्टीप्लाई कराएं, 7000 मल्टीप्लाई बाय 16000, तो आपके पास जो रकम आ जाती है वो आ जाती है इतनी। सही है, ये 3 जीरो ऊपर ₹000 लिखने का मतलब ये होता है कि 3 जीरो हम कम लिख रहे हैं, इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। 1,12,000 आ गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 9000, 7000 यूनिट्स पे चल रहा है। तो टोटल 7000 यूनिट्स पे 7000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट 9000, 7 9 63 आपके पास ये निकल के आए 63, 3 जीरो पे चल रहे हैं। तो आप ये, तो आप सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर रहे हैं 9000 यूनिट पे, हर यूनिट 7000 से मल्टीप्लाई होगा 63,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन 7000 यूनिट पे 49 आ गया। इसी तरीके से 16,000 मल्टीप्लाई बाई 8000 आया 128 और 9000 मल्टीप्लाई बाई 8000 आया 720, ये आया 56,000। और इसी तरह से 16,000 मल्टीप्लाई बाई 9000 144 माइनस, तो हर यूनिट्स पे ये 7000 यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, 8000 यूनिट्स पे और 9000 यूनिट्स पे, इस तरीके से हो रहा है। सही है भाई, ये 7000 पे, ये 8000 पे, ये 9000 पे। सही है, तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया, जब एक 12 में से 63 माइनस किया 49, एक 28 में से 72 माइनस किया 56, 144 में से 81 माइनस किया 63। अब फिक्स कॉस्ट देखिए ऊपर कितनी दी हुई है, ऊपर आप देखें
फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, टोटल वे एक्सपेक्टेड टू बी 50 मिलियन, अगर 3 जीरो हटा दूँ तो मैं 50,000 दी हुई है, सही है, 50,000 की फिक्स कॉस्ट। तो अगर 7,000 यूनिट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट 7,000 यूनिट्स की बनाएंगे, अगर आपकी प्रोडक्शन 7,000 यूनिट्स की होगी तो आपको कंपनी में लॉस होगा कितने का, 1,000 रुपये का, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्शन 88,000 की होगी तो आपको 6,000 का फायदा होगा, 9,000 की होगी तो 13,000 का फायदा होगा। तो ये फोरकास्ट होती है, बेसिकली आप रख के देखते हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, आपको यूनिट्स एक प्रोडक्ट में कितने का पड़ रहा है, तो आप फोरकास्ट करके देखते हैं तो किस तरह से कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मिनिमम मुझे बनाने पड़ेंगे कि मेरा नुकसान ना हो। जब भी ब्रेक इवन निकला था ना, ब्रेक इवन तभी निकालते थे हम लोग कि ब्रेक इवन कब निकलेगा। ये तो इधर इसने कहा कि भाई 7,000 वॉल्यूम पे प्रॉफिट निकाल के दिखाओ या लॉस जो हो रहा है वो निकाल के दिखाओ, तो 7,000 यूनिट पे हमें 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। बट जब हम 8,000 यूनिट बना रहे हैं तो 6,000 का फायदा हो रहा है और 9,000 यूनिट्स पे 13,000 का फायदा हो रहा है। द कंट्रीब्यूशन लाइन वुड हैव बीन completed without calculating the sales and variable cost by simply multiplying the quantity sold by CPU. What is CPU? It's not a central processing unit, it's a contribution per unit. CPU means contribution per unit. A loss is incurred 70,000 units of sale because total contribution is not large enough to cover the fixed cost. 70,000 यूनिट्स इधर लिख रहा है, 7,000 यूनिट्स है बेसिकली। अगर आप 7,000 यूनिट्स बनाएंगे तो वो इतने लार्ज इनफ नहीं है कि आपकी जितने आपका फिक्स कॉस्ट को ओवरकम कर सकें, कवर कर सकें। तो प्रॉफिट इंक्रीजेज एज सेल वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड द increase in profit is due to the increase in total contribution as sales as volume increases. Somewhere between 70,000 and 80,000 there is a number of units which is sold would result in neither a profit nor a loss. This is known as break even position. इधर इसने यूनिट्स को आगे पीछे किया हुआ है यूनिट्स की तादाद को, लेकिन इधर ब्रेक इवन बता रहा है कि जिस पोजीशन पे अगर इन दोनों के दरमियान 70,000 और 80,000 के दरमियान कहीं जहाँ जिस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है या वो पोजीशन क्या कहलाती है, ब्रेक इवन। इट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, सही है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो CS रेशियो भी कहलाता है। इफ द कंट्रीब्यूशन इज नोन एज द रेवेन्यू, इफ द कंट्रीब्यूशन इज नोन द रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल। अब जैसे कि अगर आप 7,000 के लिए CS रेशियो निकाल लें तो 7,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 16,000, तो ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन पर सेल्स रेशियो। CS रेशियो क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन पर सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन कितना निकला था आपने जो ऊपर कैलकुलेट किया था, तो आपने कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन कैसे किया था, कंट्रीब्यूशन जो ऊपर आपने निकाला था वो इस तरह निकाला था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की थी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला था, सही है। वेरिएबल रेवेन्यू कितना दिया हुआ था 16,000, माइनस करी थी वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कितना था 9,000, तो कितना आ गया था कंट्रीब्यूशन 7,000। तो कंट्रीब्यूशन C कंट्रीब्यूशन स्लैश एस सेल्स प्राइस 16,000, 7 डिवाइडेड बाय 16,000 तो 0.4375 CS रेशियो। CS रेशियो के लिए आप ये देखें, इन्होंने वापस से 16 माइनस 9 किया 7, आप इधर लिख सकते हैं 16,000, वापस से ये कैलकुलेट कर रहे हैं इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन, तो ये 7,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ गया। CS रेशियो कैलकुलेट कर लिया जो कि आया 0.4375 और परसेंटेज में देखो तो 43.75। CS रेशियो के थ्रू आप किस तरह निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, आपको देखें, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 यूनिट्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट 9,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 यूनिट्स। सिंपल, आपने पहले CS रेशियो निकाला, CS रेशियो निकालने के बाद आपने क्या किया भाई, आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आया था, जैसे 7,000, आपने इधर क्या किया था, इधर जब आपने रेवेन्यू निकाला था, यहाँ अगर रेवेन्यू में लिखूं तो रेवेन्यू क्या था भाई, इसका रेवेन्यू 7,000 यूनिट्स के लिए क्या था 16,000 मल्टीप्लाई बाय
7000 यूनिट्स के लिए क्या था, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 7000, जो क्या आ रहा था 112,000, 3 जीरो पे अमाउंट लिख रहे थे तो ये आ रहा था, ठीक है ना। और इसका रेवेन्यू 8000 यूनिट का क्या आ रहा था, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 8000, सही है, और 16,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000, ये आ गया था 128,000 और ये आ गया था 144,000। इसमें से लेस की थी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल के आई थी, वेरिएबल कॉस्ट आई थी हमारी, जैसे कि अगर पहले 9,000 वेरिएबल कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई बाय 7,000 यूनिट, 9 7 63, इसके लिए कितना था, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000, 9 8 72 और 9 9 81, सही है भाई। तो वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट्स पर मल्टीप्लाई हुई थी, 9,000 मल्टीप्लाई हुई थी पूरे वॉल्यूम पे, जैसे 70,000 के वॉल्यूम पे, 80,000 के वॉल्यूम पे और 90,000 के वॉल्यूम पे, सही है। तो ये जो 112,000 है, इसमें से 63 जब दिया था, 112 माइनस 63,000 जब आपने माइनस किया था तो ये निकल के आया था 49। जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया 49, जब इसमें से इसको माइनस किया ये आया 56, इसमें से इसको माइनस किया ये आया 63। तो कंट्रीब्यूशन जब ये आ गया 49 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्ट ये उल्टा प्रोसेस चला रहा है कि भाई आप इसको कंट्रीब्यूशन, तो ऑलरेडी आपको कंट्रीब्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। जब तक आपके पास कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन को अगर इससे 49 को डिवाइड करो 0.4375 से, 49,000 को डिवाइड करो 0.4375 से, तो आपकी अमाउंट 112 ये निकल के आ जाएगी रेवेन्यू वाली। अगर आप 49,000 को डिवाइड करो 0.4375 से तो आपकी अमाउंट 112 वाली निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका CS रेशियो निकल रहा है। अगर आप डिवाइड करते हैं 0.4375 से CS रेशियो के थ्रू 8,000 यूनिट्स को, तो 1,28,000, 1,44,000, तो ये आपका प्रॉफिट या रेवेन्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये 7,000 यूनिट्स पे नेगेटिव आया था, नेगेटिव में शो कराया हुआ है, पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये CS रेशियो को डिफाइन कर रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर रहा है। Therefore, if a business wants to make a contribution of say 56,000 and 1,000, 56 million कह लें, and if the CS ratio is 4375, it must make sale 1 lakh। तो सेल्स निकालने के लिए आपको CS रेशियो यूज होता है। आपके पेपर में MCQs हो सकता है जिसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन गिवन हो, CS रेशियो गिवन हो, सेल्स निकालनी हो, सेल्स गिवन हो, CS रेशियो गिवन हो, कंट्रीब्यूशन निकालना हो, सही है। आप क्या करते हैं भाई, इधर आपको अगर 56,000 ये गिवन है, डिवाइडेड 56 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.4375 करा आपने, तो आपका कितना आ रहा है, 1 लाख, सही है, ये आ रहा है। सेल्स आपको गिवन है तो आप कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करा देते हो, ठीक है ना। तो आप इधर क्या करते हो, इधर आप कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन C डिवाइडेड बाय CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड करते हो CS रेशियो से, तो आपकी क्या निकलती है, रेवेन्यू या सेल्स प्राइस पर यूनिट, सही है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है और आपको दो चीज़ें ये गिवन है, तो फार्मूला आपका क्या बन जाता है, रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय CS रेशियो, ठीक है ना। ये इधर डिवाइड हो रहा है, मान ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और CS रेशियो कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो रेवेन्यू से, वो तो पता ही चल जाता है आपको रेवेन्यू कितनी होती है, सेल्स प्राइस C डिवाइडेड बाय S, ठीक है। तो इट इज़ इजी टू कैलकुलेट हाउ मैनी यूनिट इज डिवाइडिंग बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये,
ब्रेक इवन एनालिसिस हमने बहुत लंबा डिस्कस किया है। ब्रेक इवन पोजीशन क्या होती है? जिस पोजीशन पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। प्रॉफिट क्या होता है? जीरो होता है, वो ब्रेक इवन पोजीशन होती है। ये ब्रेक इवन को ही डिस्कस करता हुआ जा रहा है। और ब्रेक इवन जब जीरो करी तो इसने क्या किया? फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को आपस में बराबर लेके आ गया। देखें इसने क्या किया, इसने पी को प्रॉफिट लिया, आर को रेवेन्यू, टी सी टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सी को कंट्रीब्यूशन लिया है, ठीक है। बट टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी सी। टी सी टोटल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना भाई। ये प्रॉफिट किसके बराबर होता है? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। प्रॉफिट बराबर है रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। जब टी सी बराबर है तो इसने एफ सी प्लस वी सी लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस, आपने ब्रैकेट खोले, प्रॉफिट बराबर आ गया रेवेन्यू माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सही है। आर माइनस वी सी, ये रेवेन्यू में से अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन फंक्शन बनता है। तो रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट जो माइनस हो रही है, कंट्रीब्यूशन उसकी जगह लिख दिया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आ गया। अगर प्रॉफिट जीरो के बराबर है तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट से। एट ब्रेक इवन कंडीशन रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ब्रेक इवन पोजीशन पे क्या होता है? break even is where the contribution equal to fixed cost. If we know the fixed cost and the contribution per unit or the CS ratio, the break even position can be calculated. सही है। now आगे चलते हैं। मेथड 1 है कैलकुलेटेड द ब्रेक इवन। दिस मेथड मीन्स ब्रेक इवन गिवन एज द पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट। आपको फार्मूला दे रहा है, फार्मूले के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल यूनिट। आपने फार्मूला याद रखना है, यही फार्मूला आपके मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला दिया हुआ था। क्या मालूम करता है ये? इसके थ्रू हम ब्रेक इवन मालूम करते हैं। इसके थ्रू हम क्या मालूम करते हैं? इसके थ्रू हम ब्रेक इवन मालूम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मूलाज हैं वो भी लिख लें आप। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्रेक इवन और फिक्स कॉस्ट के दरमियान रिलेशनशिप जो होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की होती है, सही है। और इसी तरह से ये भी मैंने बताया था, ब्रेक इवन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट हो या फिक्स कॉस्ट हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं ब्रेक इवन के साथ, सही है ना। और ब्रेक इवन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप किसका होता है? सेल्स का, सही है। फिक्स कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है और सेल प्राइस का या रेवेन्यू का, सेल प्राइस या रेवेन्यू का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है भाई। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सेकंड मेथड में जो आप फार्मूला दे रहे हैं ब्रेक इवन का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है भाई। और ब्रेक इवन की एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई आपने a company makes a single product at the selling price of 16,000 per unit and a variable cost of 9,000 per unit. Fixed costs are expected to be 50 million. What volume of sales is required to break even? Break even method 1 के थ्रू इन सेल्स यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 50 मिलियन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें कंट्रीब्यूशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन बराबर होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट के। तो इधर रेवेन्यू कितना है? 16,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9,000। कितना आ गया भाई? 7,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, सही है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो यहाँ निकालेंगे आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 7,000, सही है। 50 मिलियन को डिवाइड कर दें आप 7,000 से तो आपका ये कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया इन यूनिट्स। 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 7,000 पर यूनिट, ये निकल के आ रहा है इन यूनिट्स,
ठीक है। इन सेल्स रेवेन्यू ये जो यूनिट्स आए इसको मल्टीप्लाई बाय 16,000 पर यूनिट आ गए, तो इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करा दें तो सेल्स रेवेन्यू निकल के आ जाएगा आपका कितनी सेल हुई, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपके जो बने हैं ये आपका ब्रेक इवन है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स पता चले, रेवेन्यू मतलब कितनी कॉस्ट पे ब्रेक इवन होगा, वाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये यूनिट्स हैं मतलब इसके साथ ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 16,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं या 16,000 पर यूनिट की बात कर रहे हैं तो 16,000 से जब मल्टीप्लाई कराया तो इसका ये रेवेन्यू भी निकल के आ गया। मेथड 2 में ब्रेक इवन पॉइंट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन 7,000 का है, 7,000 और सेल्स कितनी है 16,000। आपने कंट्रीब्यूशन जब कैलकुलेट किया वो कितना आ गया 0.4375। टोटल फिक्स कॉस्ट है 50 मिलियन, 50 मिलियन को डिवाइड किया 0.4 से, वापस से वही यूनिट्स आएंगे, रेवेन्यू निकल के आ गया। इन सेल्स रेवेन्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू, ये ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स यूनिट्स के लिए फार्मूला होता है। तो इससे यूनिट्स निकल के आते हैं, इससे रेवेन्यू निकल के आता है, रेवेन्यू निकल गया, रेवेन्यू को डिवाइड कर दें 16,000 से तो यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कॉस्ट का छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने मतलब अल्तना से डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन ये स्टडी टेक्स्ट की कुछ थ्योरी थी, कुछ चीज़ें थी कंट्रीब्यूशन वगैरह जिसको डिस्कस करना था, वो मैंने अभी डिस्कस कर लिया।